अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं और मेरा प्रीवियस लेक्चर अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो को आप लोगों ने अच्छी तरीके से कवर कर लिया। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान में एक बार फिर मिलिट्री रूल आया और इस दफा जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट को टेक ओवर किया। दिस वाज द थर्ड मेजर मार्शल लॉ इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री और ये इंट्रोड्यूस होता है 1977 में। जियोलग जो है वो पावर में आ जाता है 1977 में। और ये पावर में रहता है कब तक? ये पावर में रहता है 1988 तक। यानी कि जियोलग जो है वो अपने 11 साल की गवर्नमेंट मुकम्मल करता है इस दौर में। ठीक है जी। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और टाइमलाइन को देखते हैं ताकि हमें प्रीवियस वीडियो से भी सही कनेक्शन बन जाए। देखो भाई, हमने पढ़ा कि पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ डिक्लेयर हुआ था 1958 में व्हेन अयूब खान केम इनटू पावर। देन जब अयूब खान से गवर्नमेंट नहीं संभल रही थी तो इन्होंने एक बार फिर मार्शल लॉ लगाया। सेकंड मार्शल लॉ वाज डिक्लेयर्ड इन 1969 एंड याया खान केम इनटू पावर। याया खान ने 2 साल मुल्क को जो है वो मार्शल लॉ के अंदर ही रखा एंड इवेंचुअली 1971 के अंदर 1969 से लेके 1979 तक मुल्क में मार्शल लॉ ला और इवेंचुअली भुट्टो केम इनटू पावर इन 1971। भुट्टो की गवर्नमेंट कंटिन्यूड रहती है टिल 1977 एंड इवेंचुअली थर्ड मेजर मार्शल लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री एंड जियाउल केम इनटू पावर। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जियाउल के बारे में। अब जानते हैं कि जियाउल हक ने इनिशियली आके क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की। जियाउल हक जब पावर के अंदर आया तो इसने नेचुरली रिबेलियस गवर्नमेंट इनहेरिट की इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। भाई बलूचिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो भुट्टो की गवर्नमेंट के खिलाफ थे। हम लोगों ने भुट्टो के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पढ़ते हुए ये जाना था कि बलूचिस्तान के अंदर किस तरीके से अपराइजिंग क्रिएट हुई जब यहाँ के गवर्नर्स को डिसमिस किया था जुल्फिकार अली भुट्टो ने। तो भाई जियोलग जब पावर में आया तो उसने नेचुरली एक रिबेलियस प्रोविंस, एक अपराइजिंग को इनहेरिट किया। तो इसने कहा कि भाई ये जो 1973 से अपराइजिंग चलती हुई आ रही है इसको इवेंचुअली कंट्रोल करना है। तो इसने इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो स्टैब्लिश किए रिलेशनशिप्स, गुड रिलेशनशिप विद द ट्राइबल लीडर्स ऑफ बलूचिस्तान। इसने कहा कि हम आम माफी अनाउंस कर रहे हैं, एमनेस्टी अनाउंस कर रहे हैं हर उस शख्स के लिए जो अपने हथियार डाल दे। हम उसके ऊपर कोई सजा लगाएंगे नहीं, उसको कोई पनिशमेंट नहीं देंगे। वी आर डिक्लेयरिंग जनरल एमनेस्टी फॉर ऑल दोज हु गिव अप आर्म्स। इसके साथ साथ इसने बलूचिस्तान के सूबे के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर दिए। लिहाजा बलूचिस्तान को ये लगे कि उनको साइड पे नहीं किया जा रहा। हमेशा बलूचिस्तान को ये शिकायत थी कि फोकस मेजोरिटी सूबों में होता है, माइनॉरिटी सूबों को साइड पे कर दिया जाता है। तो इसलिए इसने बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करके किसी तरीके से बलूचिस्तान को अपने कंट्रोल के अंदर आखिरकार ले ही लिया। और इवेंचुअली ही वॉज एबल टू कंट्रोल द अपराइजिंग्स इन बलूचिस्तान। उसके बाद इसने क्या किया? इसने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए। जैसे कि जब ये पावर के अंदर आया तो भुट्टो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इंसान था। भुट्टो के जाने से लोग इससे खास नाराज थे। तो इसने कहा कुछ भी करके भुट्टो के इन्फ्लुएंस को, भुट्टो के इमेज को खत्म करना पड़ेगा। वी हैव टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ भुट्टो। जिसके लिए सबसे पहले तो भाई ने क्या काम किया? ही डिसबैंड FSF, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स को इसने खत्म कर दिया, बैन कर दिया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे समझते हैं डिसबैन का मतलब है बैन हटा देना, जो कि सच नहीं है। फेडरल सिक्योरिटी फोर्स भुट्टो की बनाई हुई एक फोर्स थी, तो इसने उसको खत्म कर दिया। इसने कहा FSF की एक्टिविटीज पे इन्वेस्टिगेशन हो ताकि लोगों को ये बात पता चले कि भुट्टो ने कितने कितने इलीगल काम इस फोर्स से करवाए। इसने कहा भुट्टो की भी ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। जो केस भुट्टो के ऊपर चल रहा है, अहमद रजा कसूरी वाला, उस केस को भी कंटिन्यू रखो अनटिल भुट्टो इज फाउंड गिल्टी ऑफ दैट मर्डर। और इसने कहा जिधर भुट्टो लैग कर रहा है मैं उधर ही लोगों को अपने आप को सुपीरियर दिखाऊंगा। भुट्टो वाज कंसीडर्ड एज अ सोशलिस्ट रिफॉर्मर, तो मैं अपना एक इस्लामिक इमेज पोर्ट्रेट रखूंगा। मैं अपने आप को एक इस्लामिक लीडर दिखाऊंगा ताकि एटलीस्ट जो भुट्टो के ओपोनेंट्स इस बात पे थे कि भुट्टो इस्लामिक रिफॉर्म्स नहीं लाता, उन लोगों की हिमायत मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और इस तरीके से जियाउल हक ने मुल्क के अंदर इस्लामाइजेशन की पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस की। जियाउल हक की डोमेस्टिक पॉलिसीज भी हैं,
जिया अलग की कुछ फॉरेन पॉलिसीज भी हैं जिनको हम कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि पास्ट पेपर्स में इसका सवाल किस तरीके से आता है, लिहाजा आप लोगों को पता चल जाए कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको हम किस पास्ट पेपर के लिए पढ़ रहे हैं। देखो, जिया अलग की डोमेस्टिक पॉलिसीज का सवाल 14 मार्क का आता रहा है। और किस तरीके से आता रहा है, इसके बेसिकली तीन मेजर रिफॉर्म्स हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, इसके इस्लामिक रिफॉर्म्स हैं। तो कोई भी एक रिफॉर्म उठा के सवाल के अंदर दे देता है और पूछता है कि क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक पॉलिसी थी जिया अलग की बिटवीन 1977 एंड 1988। फॉर एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर उसने पूछ लिया कि क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक पॉलिसी थी जियोलॉजी की। डू यू अग्री और डिसएग्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अपने आंसर के रीजंस लिखें। इसके तमाम तर आंसर्स मेरे पास लिखे हुए हैं। अगर किसी को नोट्स चाहिए हो तो मेरे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, उसको सारे रिटन आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन हम साथ साथ समझेंगे भी कि अपना आंसर लिखना पड़े तो हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चलो वापसी चलते हैं। हम अपनी लेक्चर बुक वापसी खोलेंगे, पास्ट पेपर से हटेंगे और अब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि जियाउल हक के तीनों रिफॉर्म्स आखिर थे क्या। जियाउल हक की अगर मैं इस्लामिक रिफॉर्म्स की बात करूं तो इसकी जो इस्लामिक पॉलिसीज थी उसको नाम दिया जाता है इस्लामाइजेशन का। अब इस्लामाइजेशन ये मुल्क में क्यों लाया, ये अलग से भी एक 7 मार्क का सवाल आ जाता है। व्हाई डिड जियाउल हक इंट्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ इस्लामिक लॉज बिटवीन 1977 एंड 88। तो भाई जियाउल हक इस्लामाइजेशन क्यों लाया, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर 14 मार्क के सवाल के बारे में भी जाएंगे और पढ़ेंगे कि भाई क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट थे या नहीं। तो पहले मैं आपको एक 7 मार्क के क्वेश्चन की तैयारी करवा रहा हूँ। व्हाई डिड जियाउल हक इंट्रोड्यूस इस्लामाइजेशन इन द कंट्री। तो भाई पहला रीजन क्या हो गया, पहला रीजन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ही वांटेड टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ भुट्टो। भुट्टो वाज कंसीडर्ड एज अ लिबरल पर्सन। भुट्टो को लोग लिबरल समझते थे, एंटी इस्लामिक समझते थे। तो इसने कहा कि जो जियाउल जो भुट्टो के ओपोनेंट्स हैं वो जियाउल हक के ऑटोमेटिक सपोर्टर्स बन जाएंगे अगर जियाउल हक अपने आप को इस्लामिक लीडर दिखा दे। इस तरीके से जितनी भी जमहूरी इस्लामी पार्टीज हैं, जैसे कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था, उसके अंदर जितनी भी इस्लामिक पार्टीज थी उनकी सपोर्ट, उनकी हिमायत इसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और ये पार्टीज कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन में भी बड़ी स्ट्रांग थी, कंट्री के मिलिट्री के अंदर भी बड़ी स्ट्रांग थी। तो जियाउल हक ने कहा कि ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन में और मिलिट्री के अंदर मुझे सपोर्ट मिल जाएगी अगर मैं अपने आप को एक रिलीजियस लीडर डिस्प्ले कर पाता हूँ। Thirdly, Zia-ul-Haq वाकई एक इस्लामिक लीडर भी था। He believed that in order to produce a strong and stable government, the laws should be based on Islamic principles. He always believed that the country has always focused on the political progress and have always ignored Islam. Therefore, weaknesses are apparent in the government. भाई गवर्नमेंट में इतनी ज्यादा वीकनेसेस क्यों हैं, क्योंकि हमने हमेशा इस्लामिक रिफॉर्म्स को इग्नोर किया है और हमेशा सिर्फ पॉलिटिकल प्रोग्रेस के ऊपर फोकस किया है। देयरफॉर हम कभी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बना ही नहीं पाए। तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स, he introduced a package of Islamic laws. And lastly, there were no laws regarding the punishment of those who disrespect Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें और उसके बारे में कोई सजा ही ना हो, सोचो ये कैसा इस्लामिक मुल्क है। तो जिया उल हक ने कहा मैं इस्लामिक रिफॉर्म्स इसलिए भी लाना चाहता हूँ बिकॉज आई वांट टू पनिश ऑल दोज हु शो डिसरिस्पेक्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और इस्लाम। तो दीज वर द मेन एम्स व्हाई ही इंट्रोड्यूस्ड अ पैकेज ऑफ इस्लामिक लॉज। अब जो पैकेज ऑफ इस्लामिक लॉज लेकर आया उसको इसने क्या नाम दिया, इसने इसको नाम दे दिया हुदूद ऑर्डिनेंस का। भाई हुदूद निकला है हद से, हद का मतलब लिमिटेशन, इससे सबको उसकी इस्लामिक लिमिटेशन याद दिला दी। फॉर एग्जाम्पल इसने कहा सबके बैंक से 2.5% जक़ात कटेगी कटेगी। जिस तरीके से इस्लाम ने कहा है कि सेविंग पे 2.5% जक़ात कटेगी, वैसे ही आपके बैंक से आज के दौर में भी 2.5% जक़ात कट जाएगी। इसने कहा कि भाई 5% प्रोडक्टिव लैंड पे टैक्स लिया जाएगा, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से लिया जा रहा है। इसने कहा कि जैसे इस्लाम ने कहा है सूरह बकरा के अंदर कि जो भी जिना करेगा उस पे 100 कोड़ों की सजा है। अल्लाह ताला कहते हैं कुरान मजीद के अंदर, एंड द मैन एंड द वुमेन गिल्टी ऑफ अडल्ट्री शुड बी स्ट्राइप्ड विद 100 लैशेस। तो इसने कहा कुरान की इस आयत को मद्देनजर रखते हुए
हर उस शख्स पे जो कि जिना में इन्वॉल्व है उसको 100 करोड़ की पब्लिकली सजा दी जाएगी। इसने कहा जैसे कि अल्कोहल की कंजम्पशन में इस्लाम में 80 करोड़ की सजा है, उसी तरीके से आज के दौर में भी वही इस्लामिक लॉ इंट्रोड्यूस होगा और अगर कोई शराब पीता है तो उसको 80 करोड़ की सजा दी जाएगी। और जैसे कुरान मजीद के अंदर लिखा हुआ है, द मैन एंड द वेमेन गिल्ड, सॉरी, कुरान मजीद के अंदर लिखा हुआ है, as for the thief, either men and women, cut down the hand, that is the best and the exemplary punishment from Allah। तो कुरान मजीद के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी चोरी करे, थेफ्ट करे, उसका हाथ काट देना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, यही बेस्ट पनिशमेंट है अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से। तो इसने कहा कि इसको भी हम लोग, ये सेट ऑफ इस्लामिक लॉज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं मुल्क के अंदर, एंड दीज आर नोन एज द हुदूद ऑर्डिनेंस। पास्ट पेपर्स में एक अलग से भी सवाल आया हुआ है 4 मार्क्स का, व्हाट वाज हुदूद ऑर्डिनेंस। तो आप इसको पढ़ के वो सवाल भी कर सकते हैं। लेकिन अब हम चल रहे हैं कि अपने 14 मार्क के आंसर के अंदर हमें किस कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब बच्चे 14 मार्क का आंसर लिख रहे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा इस्लामिक लॉज के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, या रीजंस या एम्स कि भाई जिया ने इस्लामिक रिफॉर्म्स क्यों इंट्रोड्यूस करवाए। लेकिन जो मेन चंक है आंसर का वो उस चीज को मिस कर जाते हैं। वो आंसर है डेवलपमेंट का पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई आपसे सवाल के अंदर पूछा गया है कि कौन सा रिफॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिफॉर्म ज्यादा सक्सेसफुल है, तो आपका फोकस उसकी पॉजिटिव साइड और उसकी नेगेटिव साइड के ऊपर ज्यादा होना चाहिए, रेदर देन जस्ट डिस्क्राइबिंग के हुदूद ऑर्डिनेंस क्या था या जिया ने क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए। क्योंकि सवाल का मेन फोकस ये नहीं है, ब्रदर, सवाल का मेन फोकस है इसके इम्पैक्ट्स के ऊपर। तो भाई पहला इम्पैक्ट क्या था, पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो जिया वॉज able to produce a strong and stable government based on Islamic principles. For example, he introduced punishments for all those who showed disrespect to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam। तो इसने वाकई हमसे रिसालत के लिए भी काम किया, इसने वाकई इस्लाम के लिए काम किया। एंड इंडीड अगर आपने वालदैन से भी पूछे आज के दौर में, आपके वालदैन ने तो इसका दौर देखा होगा, मैंने भी इसका दौर नहीं देखा, मैं भी इतना बड़ा नहीं हूँ, आप लोग से चंद साल ही बड़ा हूँ। लेकिन जो अपने वालदैन से मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि वाकई जिया के टाइम पे एक बहुत ही मजबूत कंट्रोल वाली गवर्नमेंट थी दैट वाज बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। दूसरी बात, इसने जो कादियानी है, जो अहमदी है, उनको माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया। अब आपकी नाइजल कैली के अंदर तो ये जो बुक है उसमें तो ये नेगेटिव पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव साइन समझते हैं कि जिया ने कादियानियों को इस्लामी दायरे से बाहर निकाल दिया और उन्होंने कहा कादियानी जैसे हिंदू अकलियत में है वैसे कादियानी अहमदी भी जो है वो अकलियत है, वो माइनॉरिटी है, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है इस्लामी दायरे से उनको बाहर निकालना। इस तरीके से जब जिया ने इस्लामिक लॉज बनाए, जैसे कि अगर मैं कुछ और लॉज की भी बात करूं तो इसने कहा जो भी कुरान हिफ्ज करता है उसको मेरिट पे पढ़ाया जाएगा, उसको स्कॉलरशिप्स ऑफर दी जाएंगी। और उर्दू पाकिस्तान स्टडीज साथ साथ इस्लामियात को इसने कंपलसरी कर दिया था, ये उसके दौर से कंपलसरी है। तो बेसिकली इन तमाम तर मेजर से रिलीजियस पार्टी जो थी जैसे इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था तो वो ज्यादा खुश नजर आ रही थी। अब सोचो, आपने मुल्क का नाम रखा इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद और वहां पे रिलीजियस ग्रुप्स ही कंटेंटेड ना हो, खुश ना हो, तो वो कैसी हुकूमत है। तो बेसिकली जिया ने जो इस्लाम के नाम पे कंट्री बनाई थी उसको वाकई इस्लाम का काम भी करवाया, एंड रिलीजियस ग्रुप्स वर वेरी हैप्पी विद द गवर्नमेंट ऑफ जिया। तो जो जिया का मकसद था वो पूरा होने लग गया कुछ हद तक। लेकिन साथ साथ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे। फॉर एग्जाम्पल, इसको अक्सर जो अहले तशी कम्युनिटी है, जो शिया कम्युनिटी है, उसकी तरफ से खास ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता था। इसकी एक वजह एग्जीक्यूशन ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो भी थी। तो शिया ग्रुप जो है वो इसके खास खिलाफ रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब इसने जक़ात ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस की तो 1984 के अंदर इस्लामाबाद के अंदर एक बड़े पैमाने पे स्ट्राइक्स होती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, एंड शिया डिमांडेड दैट सच अ गिविंग शुड बी वॉलंटरी। हमारे बैंक से पैसा नहीं कटना चाहिए, ये जक़ात हम अपनी मर्जी से देना चाहते हैं। तो जियोलक ने इवेंचुअली इसके आगे स्टेप डाउन किया, शिया कम्युनिटी के आगे स्टेप डाउन किया, एंड ही अनाउंस्ड एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ जक़ात फॉर ऑल द शिया पीपल। इसने कहा जो भी शिया कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसको जक़ात की पेमेंट से एग्जेम्पशन दी जाती है, उनके बैंक से ये पैसा नहीं कटेगा।
तो एक तरीके से इसके ज़कात ऑर्डिनेंस फेल हो गई ना, कि आधी मुल्क की आबादी तकरीबन शिया कम्युनिटी है और उन पे ये ऑर्डिनेंस इम्पोज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जिया का एक फेलियर नजर आया। दूसरी बात जो अहले तशी कम्युनिटी को इससे शिकायत थी, वो ये थी कि जिया जो है वो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने की नीयत से सिर्फ सुन्नी मदारिस को फोकस करता है, उनको फंड करता है। गवर्नमेंट के फंड्स सुन्नी मदारिस के लिए तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन शिया मदारिस को इग्नोर किया जाता है। एंड दिस गेव राइज टू द शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट वंस अगेन। बहुत टाइम से जो चीज खत्म हो रही थी, अब वो दोबारा से बढ़ती हुई उभरती हुई नजर आ रही थी। दैट वाज द शिया एंड सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट। एक और ये मसला था। इसके अलावा ये जो एक पॉइंट है, मैं इसको अभी जरा थोड़ी देर में समझाऊंगा, इसको स्किप करते हुए हम आगे चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिया के टाइम पे जो लिबरल खवातीन थी, उनको भी काफी नाराजगी रही। क्यों रही? क्योंकि कहती हैं कि जिया ने जो है वो लोगों के लिए, खासतौर पे खवातीन के लिए जीना ही मुश्किल बना दिया। वही कहा जाता था कि जिया के टाइम पे अगर कोई खातून जो है वो जॉब करने जाए तो उसके लिए जॉब करने के लिए मुश्किलात है। उनकी ड्रेस कोड को स्ट्रिक्ट कर दिया गया। इवन इवन जो न्यूज चैनल्स पे खवातीन आती थी, उनके लिए भी स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड जो है वो बताया गया कि भाई आप शलवार कमीज पहनेंगे, सिर्फ और सिर्फ सर पे प्रॉपर दुपट्टा होना चाहिए, आप ज्यादा मूव नहीं कर सकती न्यूज पढ़ते हुए। इस तरीके से जो एयरलाइंस में एयर होस्टेस वगैरह थी, आप सोचे उनके लिए भी कितनी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो गई होंगी। तो यहाँ पर खवातीन जो है वो जिया के खिलाफ होने शुरू हो गई। खास तौर पे जब जिया ने कानून शहादत पास किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद के अंदर कहा है कि औरत की एक गवाही, मर्द की एक गवाही दो औरतों की गवाही के बराबर होगी। आसान लफ्जों में, अगर आपको कोर्ट में गवाह लेके जाने, तो या तो आप एक मैन लेके जाओगे या फिर आप दो खवातीन लेके जाओगे, क्योंकि औरत की गवाही मर्द की गवाही के मुकाबले में आधी समझी जाती है। तो यही इस्लामिक रिफॉर्म है, और यही जिया ने कानून शहादत मुल्क में भी अनाउंस किया। तो उस टाइम पे जो खवातीन थी, खास तौर पे जो लिबरल खवातीन थी, उन्होंने कहा जिया के तो बहुत ही दकियानूसी सोच है खवातीन के मामले में, बहुत ही कंजर्वेटिव छोटी सोच का इंसान है। और इस तरीके से इसके खिलाफ एक ग्रुप बन गया जिसका नाम था विमेन एक्शन फोरम। और ये अक्सर और बेशतर जिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही थी। वो कह रही है कि अगर आप खवातीन की एम्प्लॉयमेंट की बात करें मुल्क में, तो देर इज ओनली 5.6% ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, बिकॉज जिया ने तो खवातीन का घर से बाहर निकलना ही मुश्किल बना दिया है। उनके ड्रेस कोड पे पाबंदी, उनके अकेले निकलने में पाबंदी, उनके जॉब्स पे रिस्ट्रिक्शंस। लिहाजा खवातीन तो मुल्क में पीछे से पीछे ही जाती जा रही है। तो यहाँ पे विमेन एक्शन फोरम काफी एक्टिव नजर आए। और जब ये जिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे, तो आप लोगों को मालूम है कि फिर इन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के खिलाफ जिया की हुकूमत क्या कुछ करती होगी। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि उस टाइम पे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट खवातीन के हुकूक के लिए काम करती थी, वो फिर उनका क्या अंजाम होता था। चलो एक तस्वीर के जरिए हम इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये तस्वीर कभी हमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में भी मिल जाए, तो हम ऑलरेडी इसके बारे में ऑलरेडी अवेयर होंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बुशरा एतजाज, हु इज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, was one of the women who were arrested during a protest organized by the Women Action Forum in Lahore in February 1983. The protesters were subject to brutal violence at the hands of the policemen armed with batons and tear gas. तो बेसिकली जब ये वुमेन एक्शन फोरम जो है वो अपनी प्रोटेस्ट अनाउंस करती थी, तो जिया इनके खिलाफ पुलिस भेज के, इनके खिलाफ आर्म पुलिसमैन भेज के इनको इनको लाठी चार्ज का निशाना भी बनाता था, इनको टीयर गैस का निशाना भी बनाता था, अक्सर इनको अरेस्ट भी कर लिया जाता था। तो इस तरीके से खवातीन खास नाखुश नजर आ रही थी विद द गवर्नमेंट ऑफ जिया। तो दिस वाज वन ऑफ द नेगेटिव साइड ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्म्स या फिर इस्लामिक रिफॉर्म्स ऑफ जिया। अब हम बात करने जा रहे हैं इस पॉइंट की, जो कि मैंने बीच में स्किप करवा दिया था। इसको स्किप करवाने का मकसद ये था कि इसका कनेक्शन कुछ और इवेंट से भी बन रहा है। तो चलो पहले हम उन इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज 1984 के रेफरेंडम को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे और फिर इस रिलीजियस मैनिपुलेशन वाले पॉइंट को डिटेल में समझेंगे।
बेसिकली थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं और जानते हैं कि जियोलक जब पावर में आया तो क्या सूरत हाल थी। हम लोगों को मालूम है कि जियोलक ने पावर संभाला 1977 के अंदर। जब ये गवर्नमेंट में आया तो बेसिकली किस तरीके से आया, ये बेसिकली मार्शल लॉ के तहत आया। ही बिकेम द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर 1977 में। जब जियोलक पावर में आया था तो लोग इससे बड़े खुश थे। लोगों को लग रहा था कि ये जल्दी से भुट्टो को हटा के फ्रेश इलेक्शंस करवाएगा और पॉलिटिकल एक्टिविटीज फिर से रिस्टोर हो जाएंगे। और जियोलक ने भी कुछ ऐसा ही अनाउंस किया। जब ये पावर में आया 1977 के अंदर तो इसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुल्क में जल्दी से जल्दी फ्रेश इलेक्शंस हो और डेमोक्रेसी रिस्टोर हो। मैं नहीं चाहता कि मुल्क मार्शल लॉ के अंडर है। और इसने कहा कि होपफुली मुझे इसमें 90 दिन यानी कि 3 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन मैं इंश्योर करूंगा कि पहले मुल्क में डिसिप्लिन आए और उसके बाद फिर मुल्क के अंदर किसी किसी भी तरीके के फ्रेश इलेक्शंस हो। जियाउल 1977 में पावर आए और आपको यकीन नहीं आएगा कि इसके वो 90 दिन जो है वो 1985 में जाके कंप्लीट हुए बेसिकली। और इसने 1985 में जाके नए इलेक्शंस करवाए। वो भी कब, जब इसके खिलाफ एक मूवमेंट चलने लग गई, सारी पार्टीज इसके खिलाफ यूनाइट हो गई और उन्होंने एक मूवमेंट तैयार की जिसका नाम था MRD, मूवमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और जब वो मुल्क में प्रोटेस्ट कर रही थी कि हमें हमें डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना है, तो जियाउल हक ने सबसे पहले तो उनको फोर्सफुली कंट्रोल करने की कोशिश की, जैसे आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ रिस्टोरेशन डेमोक्रेसी स्टार्टिंग in August 1983 was up against the government which was trying its best to convert the very concept of democracy into something abhorrent and objectionable. Right across the country, activists came under brutal attacks by the police as a matter of routine, and yet they had the last laugh, even if a rather muted one, when partyless polls were announced in 1985. क्या होता है कि जब बेसिकली भुट्टो को इसने हटाया और पावर में आया तो इसने कहा कि मैं तो डेमोक्रेसी लाऊंगा 90 दिन के अंदर। और जब मूवमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्रिएट हुई 1983 के अंदर, इन्होंने अपनी प्रोटेस्ट स्टार्ट की। उस टाइम पे भी जो इसने इवेंचुअली इलेक्शंस करवाए वो भी 1985 में करवाए। और वो भी पार्टी लेस इलेक्शंस थे जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और क्या डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई होगी, आपको इसका आइडिया हो ही सकता है। बहरहाल अभी हमारा मेन फोकस जो है वो किसके ऊपर है, इसके इस्लामिक रिफॉर्म्स के ऊपर है। तो मैं आपको उतनी ही डिटेल दे रहा हूँ जितनी इस्लामिक रिफॉर्म्स को समझने के लिए जरूरी है। ठीक है जी। भाई हम ये जान रहे हैं कि जियाउल हक के खिलाफ 1983 में मूवमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी मुल्क के हालात खराब कर रही थी। सब डिमांड कर रहे थे कि हमें फ्रेश इलेक्शन चाहिए, डेमोक्रेसी रिस्टोर करवानी चाहिए। तो जियाउल हक ने क्या किया, 1984 के अंदर एक रेफरेंडम अनाउंस किया। रेफरेंडम में लोगों से पूछा हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। क्या आप मुल्क के अंदर इस्लाम चाहते हैं या नहीं चाहते? क्या आप मुल्क के अंदर इस्लाम चाहते हैं कि नहीं चाहते? यस या नो में जवाब दे। सोचो, अगर एक मुसलमान से पूछा जाए, मैं आपसे पूछूं कि आप मुल्क में इस्लाम चाहते हो कि नहीं चाहते, तो आप चाहे जितने भी कमजोर मुसलमान हो, आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे डेफिनेटली यार हम चाहते हैं कि इस्लाम का रोल हो। जियाउल हक ने कहा अगर आपने इस्लाम को हाँ कहा, इसका ये मतलब है कि आप चाहते हो कि जियाउल हक जो है वो मुल्क का प्रेसिडेंट कंटिन्यू रहे। और अगर आप मुल्क में जियाउल हक को प्रेसिडेंट कंटिन्यू नहीं देखना चाहते, इसका ये मतलब है कि आप मुल्क में इस्लाम ही नहीं चाहते। ये कैसी रिलीजियस मैनिपुलेशन है? आप रिलीजन को अपने मफाद के लिए, अपने वसीतर मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये रेफरेंडम जो है वो इस तरीके की रिलीजियस मैनिपुलेशन थी जो इस बात का सबूत है कि जियाउल हक जब से आया उस पूरे टाइम इस्लाम को अपने इस्तेमाल में यूज करता रहा, अपने मफाद में इस्तेमाल करता रहा। पहले तो उसने भुट्टो के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इस्लामिक रिफॉर्म्स लाया और फिर इस्लाम का ठेकेदार बन गया। इसने कहा कि अगर आप मुल्क में इस्लाम चाहते हो तो भाई मैं मुल्क में पावर में रहूंगा, और अगर मुझे मुल्क में पावर नहीं देखना चाहते तो इसका तो ये मतलब है आप मुल्क में इस्लाम ही नहीं चाहते। ये कैसी रिलीजियस मैनिपुलेशन है? तो दिस इज अनदर एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ जियाउल हक डोमेस्टिक पॉलिसीज, कि जियाउल हक ने इस्लामिक रिफॉर्म्स लाया, he did produce Islamic government, but he was often found using religious manipulation to to get support from himself
for himself. For example, he used religious manipulation to influence the result of the 1984 referendum. जब इसने कहा कि अगर आप मुल्क में इस्लाम चाहते हो तो बस मैं ही प्रेसिडेंट रहूंगा, कंटिन्यू। इसका इतना बुरा अंजाम कि 90% लोग आए ही नहीं रेफरेंडम में पार्टिसिपेट करने। लोगों ने इसका बायकॉट किया। एंड इवेंचुअली जो 10 लोग आए वो इसी के सपोर्टर्स थे। उन्होंने यस यस वोट डाला। और इसने इवेंचुअली क्या किया, इसने कहा कि क्योंकि जितने भी लोग आए हैं उन्होंने वोट दिया है दैट यस जिया उल हक शुड कंटिन्यू एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो आई एम डिक्लेयर्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और इसने कहा अब जो इलेक्शंस होंगे वो बाकी सीटों के लिए होंगे जिनमें भी पॉलिटिकल पार्टीज को बाइकआउट करना पड़ा। और इसने कहा कोई बात नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज अगर पार्टिसिपेट नहीं करती तो ना करें, हम लोग एक पार्टी लेस इलेक्शंस करवाएंगे। तो सोचो मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी का क्या हाल था, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का था, वो आप समझ ही सकते हैं। अब हम लोगों ने जिया उल हक के जो है इस्लामिक रिफॉर्म्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया। डोमेस्टिक पॉलिसीज में हमने पहली पॉलिसी इस्लामाइजेशन को डिटेल में डिस्कस कर लिया। इसके इम्पैक्ट्स पढ़ लिए, इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पढ़ लिए हम लोगों ने। अब हम लोग इसकी नेक्स्ट पॉलिसी की तरफ मूव कर रहे हैं और ये कहलाती है इसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा भुट्टो के हमें इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स को समझना पड़ेगा। भुट्टो जब पावर में आया था तो वेल्थ वाज कंसंट्रेटेड इन वेरी फ्यू हेड्स। आप लोग को मालूम होगा कि अयूब खान के टाइम में सिर्फ 22 फैमिलीज थी जो मुल्क की 80% बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज को ओन करती थी। और यही 22 फैमिलीज जो थी वो मुल्क की 66% इंडस्ट्रीज को ओन करती थी। तो भुट्टो ने सारी इंडस्ट्रीज इनसे खरीद ली थी। भुट्टो ने एक नेशनलाइजेशन की पॉलिसी फॉलो की थी जिसमें इसने 70 मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट्स को प्राइवेट नेशनलाइज कर दिया। इसने प्राइवेट ओनर से खरीद के गवर्नमेंट ओनरशिप पे इन इंडस्ट्रीज को दे दिया, जिससे इसने महंगाई में भी बड़ा कंट्रोल किया था। लेकिन जिधर कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट था उधर भुट्टो के पॉलिसीज के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडस्ट्रीज को ले लिया था उनके ओनर से, तो सोचो मैं एज अ बिजनेसमैन क्या कभी भी इस मुल्क में दोबारा से इन्वेस्ट करूंगा, या मैं कभी भी किसी और को सजेस्ट करूंगा कि ऐसे मुल्क में इन्वेस्ट करे जिधर 10 साल। तो जो मेरा एक स्कूलिंग सिस्टम है लायन स्कूलिंग सिस्टम, लायन स्कूलिंग सिस्टम को मैंने 10 साल लगा के अच्छे बुरे दिन देख के प्रॉफिट एंड लॉस का सामना करके मैं एक मकाम पे लेके गया। और इवेंचुअली जिस दिन उसका फल खाने का टाइम था, गवर्नमेंट आई, उसने मुझे एक अमाउंट पकड़ाई और बोला आज से बिजनेस आपका नहीं, आज से बिजनेस गवर्नमेंट का। तो क्या ऐसी इकोनॉमी के अंदर किसी का भी कॉन्फिडेंस होगा? डेफिनेटली नहीं। तो पीपल हैड लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टोज गवर्नमेंट, और लोगों ने इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट ही करना छोड़ दी थी। और जो नई नई नेशनलाइज गवर्नमेंट थी, भुट्टो ने इनको दे दिया अपने इनएक्सपीरियंस पॉलिटिकल सपोर्टर्स को मैनेजमेंट के लिए। गवर्नमेंट के ऊपर बोझ हद से ज्यादा हो गया था, गवर्नमेंट से सारी इंडस्ट्रीज संभल नहीं रही थी, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ मिसमैनेजमेंट। तभी भुट्टो जब पावर से गया और जिया उल हक पावर में आया, तो इसने कहा कि हमें भुट्टो की पॉलिसी को रिवर्स करना पड़ेगा। और इसने क्या किया, भुट्टो की पॉलिसी को रिवर्स करने के लिए डी नेशनलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो किया। डी नेशनलाइजेशन की पॉलिसी क्या है कि इसने इंडस्ट्रीज को रिटर्न कर दिया प्रीवियस ओनर्स को। इसने कहा अगर प्रीवियस ओनर्स इस इंडस्ट्री को दोबारा खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकता है, अगर नहीं खरीदना चाहता ओनली इन दैट केस हम इसको किसी और को बेच देंगे। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वर सोल्ड टू द प्रीवियस ओनर्स एंड दे वर गारंटीड दैट एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के अलावा हम आपसे कभी दोबारा नहीं खरीदेंगे। एंड therefore he was able to regain the confidence lost in that economy। लोगों ने अब दोबारा से कॉन्फिडेंस हासिल किया इकोनॉमी के अंदर। दे अगेन इन्वेस्टेड स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। एंड क्योंकि अब गवर्नमेंट के ऊपर बोझ कम हो गया और अब इंडस्ट्रीज को वही मैनेज कर रहा है जिसने उसको बनाया है, जो उस काम में माहिर है। सो देयर वाज नाउ अ बेटर मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर अब बेहतर वे में मैनेज हो रहा था। तो इसके इकोनॉमिक रिफॉर्म से पाकिस्तान की काफी ग्रोथ हुई। एक तो इसकी ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, उसके अलावा इसने ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए, लोगों को छोटे छोटे से प्रोग्राम्स स्किल्स के सिखाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे पाकिस्तानी कंट्री से एमिग्रेट करके दूसरी कंट्रीज में सेटल होने लग गए।
मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कितने सारे वर्कर्स काम कर रहे थे पाकिस्तान के। तो जब पाकिस्तान के कुछ वर्कर्स यहाँ से शिफ्ट हो गए तो देर वॉज लेस अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। जियोलॉग के टाइम में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो गया। और जब पाकिस्तानी यहाँ से बाहर जाके कमा रहे थे तो हो रहा ये था कि पाकिस्तान के जीएनपी में भी इजाफा हो रहा था। हमने एनवायरमेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्रेड चैप्टर की रिकॉर्डिंग भी डाली हुई है। उसके अंदर हमने डेफिनेशंस पढ़ते हुए जीएनपी और जीडीपी में भी डिफरेंस पढ़ा था। जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कंट्री के वर्कर्स की इनकम कितनी है, तो नहीं बात। तो कंट्री के जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर नेशनल थोड़ी काम कर रहे, वो तो बाहर मुल्क भी कर रहे हैं। तो जब लोग एमिग्रेट करके जा रहे थे और जो अनएम्प्लॉयड लोग यहाँ पे बैठे हुए थे वो बाहर जाके और ज्यादा कमा रहे थे, तो क्या हो रहा था? पाकिस्तान के जीएनपी में भी इजाफा हुआ। 6.2% पाकिस्तान का जीएनपी रिकॉर्ड हुआ, जो कि हाईएस्ट था किसी भी कंट्री में पूरी दुनिया में। तो बहुत फायदा हो रहा था पाकिस्तान को। और फिर ये जो लोग फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, जैसे 2 मिलियन लोग मिडिल ईस्ट कंट्रीज में पाकिस्तान के काम कर रहे थे, ये अपनी कंट्री में पैसा भेज, पाकिस्तान की कंट्री के अंदर पैसा आ रहा है, रेमिटेंस आ रहा है जो अपनी फैमिलीज को यहाँ पे भेज रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन एनुअल जो रेमिटेंस आ रहा था दिस वाज अराउंड $4 बिलियन। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बूस्ट हो रही थी। लेकिन साथ साथ थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे। फॉर एग्जाम्पल, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा और खर्चा ज्यादा और चीजों की डिमांड ज्यादा होती है तो मुल्क के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी आता है। तो थोड़ा थोड़ा जिया अलग के टाइम पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी आ रहा था। दूसरा ये कि जब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, वर्कर्स की शॉर्टेजेस होती हैं, वर्कर्स फारिग नहीं बैठे हुए होते, तो दे ऑल्सो डिमांड अ वेज राइज। वो कह रहे हैं कि मुल्क में महंगाई बढ़ रही है और वर्कर्स है नहीं आपके पास क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अब उतनी रही नहीं है। तो पीपल वर प्रेसिंग फॉर वेज राइजेस, जिसकी वजह से भी दिस वाज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द कंट्री। भाई जब वर्कर ज्यादा कमाएगा तो फिर वो ज्यादा खर्च करेगा, और ज्यादा खर्च करेगा तो चीजों की डिमांड बढ़ेगी, तो मुल्क के अंदर महंगाई में भी थोड़ा बहुत इजाफा होगा। लेकिन हर डेवलप्ड इकोनॉमी में ऐसा होता है कि महंगाई होती है, गवर्नमेंट के पास और मेजर्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जिया की ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज डोमेस्टिक पॉलिसीज में बाकी पॉलिसीज से बेहतर है। जरा कहानी को रिवर्स करके चलते हैं। भाई हम लोगों ने ये पढ़ा कि जिया के खिलाफ जब MRD मूवमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई तो जिया के पर बड़ा प्रेशर आया कि वो इलेक्शंस करवाए। इलेक्शंस करवाने के लिए सबसे पहले तो भाई ने रेफरेंडम रखवा दिया। इसने कहा कि मुल्क में मुझे प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं कि नहीं, इस्लाम देखना चाहते हैं कि नहीं। जैसे अभी हमने पढ़ाया, इस्लाम को इस्तेमाल करते हुए ये मुल्क में एक बार फिर प्रेसिडेंट बन गया। बेसिकली अब क्या हुआ, जिया की रूल जो है, मिलिट्री रूल जो है यहाँ से खत्म हो रहा है और आगे जियोला की गवर्नमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यानी कि इलेक्शन जीत के या रेफरेंडम वॉट एवर जो जीत के ये मुल्क की हिमायत से जो आया, इसने मार्शल लॉ को हटाया, लेकिन ही कंटिन्यूड हिमसेल्फ एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो हम यहाँ से पढ़ रहे कि ये जिया की गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई। अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने इस टाइमलाइन के अंदर वो तमाम तर टाइम जो कि मार्शल लॉ में रहा है वो रेड से बना है, और वो तमाम तर टाइम जिधर किसी भी तरीके की गवर्नमेंट रही, प्रॉपरली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही, तो वो मैंने किससे बनाया? वो मैंने ग्रीन से बनाया। तो जियोलॉग का भी 85 से जो आगे का दौर था उसको मैंने ग्रीन से बनाया, क्योंकि इस टाइम पे मार्शल लॉ हट गया था और जियोलॉग की गवर्नमेंट आ गई थी। जियोलॉग ने गवर्नमेंट तो लाया, लेकिन उससे पहले पहले ये प्रेसिडेंट बन गया और इसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की। देखो जब भी मार्शल लॉ लगता है प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो स्क्रैप हो जाता था, लेकिन जिया-उल-हक ने भुट्टो के कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रैप नहीं किया, रेदर उसके अंदर सिर्फ अमेंडमेंट्स की। यानी कि जो भुट्टो के टाइम पे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो ही अब भी कंटिन्यूड रहता है, लेकिन उसमें कुछ तरमीम, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हो जाती हैं, जो कि भुट्टो जिया-उल-हक की थर्ड डोमेस्टिक रिफॉर्म्स, थर्ड डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं, जिनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब आपको इसमें हर चीज डिटेल के अंदर नहीं पता, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिए। भाई जियोलॉग ने आर्टिकल 48 अनाउंस किया और इसने कहा कि भाई तमाम तर काम जो 1977 से लेके 1985 तक आर्मी ने किए हैं, ऑल ऑफ देम आर लीगल विद नो राइट ऑफ अपील इवन इफ दे वायलेटेड द बेसिक ह्यूमन राइट्स। अगर आर्मी ने कुछ भी किया, इवन ह्यूमन राइट्स को वायलेट भी किया हो, तो वो तमाम तर काम लीगल है,
उनके खिलाफ बाद में भी कोई चैलेंज, कोई अपील नहीं हो सकती, कोई केस नहीं हो सकता। दूसरी बात, इसने कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर और जो गवर्नर्स हैं सब नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट यानी कि मैं, और प्रेसिडेंट जो है वो डिसमिस कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को और नेशनल असेंबली को, यानी कि अब तमाम तर पावर अब भी जिया उल हक के हाथ में ही था। जिया उल हक ने मार्शल लॉ तो हटा दिया, लेकिन क्या कोई डिक्टेटरशिप में कमी नजर आ रही है आपको? मेरा तो नहीं ख्याल। दिस वॉज अ वेरी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, अ वेरी इनफ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, so I do not think that it was a step towards a democratic state, and military remained firmly in control. Military rule अब भी continued रहा। तो दिस वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ जिया उल हक। अब आप मुझे बताएंगे कि आपके ख्याल में जिया उल हक के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिया उल हक के इस्लामिक रिफॉर्म ज्यादा अच्छे थे, या फिर आपके ख्याल में जिया उल हक की इकोनॉमिक पॉलिसीज ज्यादा अच्छी थी? कमेंट्स में आप बताएं कि आप किस फेवर में कंक्लूजन करना चाहते हैं, और इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारी नज़र में किस तरीके से कंक्लूजन लिखा जाता है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसका एक पास्ट पेपर का सवाल भी दिखा रहा हूँ। पहले हम लोग अपना, मैं अपना और एग्जामिनर से चेक एक आंसर शेयर करूंगा आप लोगों को, उसके बाद हम मूव करे होंगे और जिया उल हक की फॉरेन पॉलिसीज के बारे में सवाल करे होंगे। देन वी विल बी कंपेयरिंग द डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ जिया उल हक विद द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ जिया उल हक। सो स्टे ट्यून्ड। आप लोग तमाम तरह लेक्चर्स को गौर से देखते रहें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। जजाकल्लाह।